की गिरफ्तारी का मामला भी उनकी तरफ से उठाया गया है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात भी उनकी तरफ से की गई है। मोहम्मद यूनिस से उन्होंने मुलाकात की है। तो भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश दौरे के दौरान हिंदुओं पर हो रहे हमले का मुद्दा उठाया। साथ ही अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों पर हो रही तोड़फोड़ का मामला भी बांग्लादेश के सामने उन्होंने रखा। विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश में वहां की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस से मुलाकात की। फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की और अपने बांग्लादेशी समकक्ष जशमुद्दीन के साथ अलग अलग मीटिंग की। विदेश मंत्रालय के अनुसार इन बैठकों में विदेश सचिव ने एक स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रोग्रेसिव, लोकतांत्रिक और समावेशी बांग्लादेश को लेकर भारत के समर्थन को दोहराया है। यानी स्पष्ट कहा है कि बांग्लादेश स्थिर होगा, शांत होगा, अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित रहेंगे तो ही भारत जो है वो समर्थन कर सकता है बांग्लादेश का। मेरे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं। देवनाथ सर अगर आ जाएं तो मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन मैं निपुण जी के पास चला जाता हूं। निपुण जी, ये जो पूरी डिप्लोमेसी नजर आ रही है इस प्रेजेंट सिचुएशन में, जिसमें अब भारत जो है वो डायलॉग्स की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया है, और जिस तरीके से परिस्थितियां हैं, किस तरीके से आप कल की इस विजिट के बाद जो चेंज है वो क्या यूनिस लेने की पोजीशन में है, ये सवाल आपसे। मैं यही सवाल देवनाथ जी से जोड़ लेता हूं क्योंकि देवनाथ सर आ चुके हैं। देवनाथ सर, हमने देखा कि कल जो डायलॉग्स हुए, जहां तीनों जो प्रमुख लोग हैं उनसे उन्होंने जब मुलाकात की तो स्पष्ट किया कि भारत बांग्लादेश के साथ तभी खड़ा हो सकता है जब बांग्लादेश समावेशी हो, बांग्लादेश स्थिर हो और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हित जो हैं वो सुरक्षित रहें। यानी क्लियर मैसेज है इंडिया की तरफ से कि दीज आर कंडीशंस, अगर ये पूरे होते हैं तो हम आपके साथ हैं। जी हाँ, अच्छी बात यह है कि कल जब विक्रम मिश्र मिले वहां अलग अलग पद अधिकारियों से, तो बातचीत का माहौल बहुत अच्छा था। उभय पक्ष ने एक दूसरे की बातचीत की। बांग्लादेश ने एक छोटी सी दरख्वास्त की है कि शायद बांग्लादेश के आम आवाम को लग रहा है, सोशल मीडिया की वजह से मेरे ख्याल से, कि भारत शायद बांग्लादेश की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। तो बांग्लादेश को एक भरोसा दिलाया गया है कि भारतीय सोशल मीडिया जो है वो भारत सरकार की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। एक और चीज जो अच्छी हुई है कि बांग्लादेश की सरकार ने स्टेटमेंट दिया है कि बांग्लादेश की सरकार तुरंत अपने एडमिनिस्ट्रेशन को एडवाइजरी इशू कर रही है कि स्ट्रांग मेजर्स लिए जाएं, चाहे उनकी आर्मी हो या पुलिस हो, कि वहां पर हिंदुओं के ऊपर और हिंदुओं के जो घर हैं या मंदिर हैं उस पर हमले नहीं होने चाहिए। मैं उनकी एक इंटरनल डिफिकल्टी बताता हूं। बांग्लादेश की जो आंतरिक सरकार है अभी, उसमें स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा भागीदारी है। और स्टूडेंट्स यूनियंस दुनिया में सब जगह आप जानते हैं थोड़े ज्यादा ही जोशीले होते हैं। बांग्लादेश की सरकार, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन शायद इस्लामिक फोर्सेस के हाथ में है, और स्टूडेंट्स के जोश को भी लिमिट करने में, रेस्ट्रिक्ट करने में, कंटेन करने में थोड़ा असफल हो रही है। अंतरिम सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन वहां थोड़ा सा चरमराया हुआ है। तो हम भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश को एश्योरेंस दे चुके हैं कि बांग्लादेश और भारत एक साथ मिलेंगे। बहुत जल्द ही तीस्ता नदी के बारे में, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट के बारे में बातचीत शुरू होने वाली है। बहुत जल्दी ही गंगा वाटर शेयरिंग के बारे में डेवलपमेंट होने वाला है। तो हम सब जनवरी, फरवरी, मार्च में उस माहौल की तरफ देख रहे हैं जहां अच्छी बात यह भी है कि अंदाजा लगाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश जिस तरह से तैयारियां कर रहा है, लग रहा है कि फरवरी या मार्च तक वहां पर इलेक्शन हो जाएंगे, और इलेक्शन के बाद एक असली रिप्रेजेंटेटिव सरकार वहां बनेगी जो कि वहां की आम आवाम को सही रास्ता दिखाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अवामी लीग को और शेख हसीना को भी उस इलेक्शन में भाग लेने का एक मौका दिया जाएगा, उनको बैन नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल। इन सब के बीच जरा आप दर्शकों को सुनवा देते हैं कि कल भारत के विदेश सचिव जब बांग्लादेश के दौरे पर गए तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। These discussions have given both of us the opportunity to take stock of our relations, and I appreciate the opportunity today to have had a frank, candid and constructive exchange of views with all my interlocutors. I emphasized that India desires
a positive, constructive, and mutually beneficial relationship with Bangladesh. At the same time, we also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious. तो आपने सुना विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने स्पष्ट कहा कि तमाम मुद्दों को लेकर जो है बातचीत हुई। संदीप जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं छोटा सा रिएक्शन निपुण जी का चाहता हूं। निपुण जी, जो नजदीकियां बांग्लादेश की इन दोनों पाकिस्तान से बड़ी है, ये वर्तमान भारतीय सरकार के लिए कितनी बड़ी चिंता की सबब है? क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान जो है वो इस मौके को भुनाने की कोशिश में हम नजर आ रहा है, हथियार सप्लाई करने की बात कही जा रही है, और कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक चैनल्स भी दोनों देशों के बीच जो है खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें जो कॉमन लिंक है वो कट्टरपंथी मौलाना है, जो कि बांग्लादेश में आईएसआई के इशारे पर काम करते हैं। देखिए, अगर हम एक बात करते हैं, वर्तमान जो सरकार है वो सरकार आई कैसे है? वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से तो आई नहीं है। वो एक आंदोलन जो सो कॉल्ड छात्र कहा जाता है, और अभी यूके देवनाथ जी कह रहे थे कि छात्र उग्र होते हैं, लेकिन छात्र इतने भी उग्र नहीं होते। उसका तो सच पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डीप स्टेट एंड अमेरिका एंड एवरीथिंग। डीप स्टेट का है, और जमात इस्लामी का ग्रुप है, छात्र का संगठन जो है वो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनके द्वारा हुआ। और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, और जब तक कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, वहां पे इलेक्शन हो जाए, लेकिन इलेक्शन में भी आप जानते हैं बीएनपी ने वहां बहुत बड़ी रैली की, और ये बीएनपी वही है जो जमात इस्लामी को वहां पर पावर में शेयरिंग की थी जब वो 2001 में खालिदा जिया वहां की पीएम बनी थी। तो इन्हीं को मंत्री वहां पे बनाया था, तब जमात इस्लामी आपका पिक्चर में आई थी। आज वो जमात इस्लामी ये कह रही है, मोहम्मद यूनुस ये कह रही है कि हम पहले रिफॉर्म करेंगे, और रिफॉर्म में क्या कि बांग्लादेश का जो पूरा एक सेकुलर फैब्रिक है उसको बदल देंगे। वहां पर अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि हमको सेकुलर फैब्रिक नहीं, हमको चाहिए इस्लामिक फैब्रिक। अब एक अगर कट्टरपंथी देश होगा और वहां पर अगर इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर कर देंगे, तो मुझे बड़ी ये चिंता है कि आप किस प्रकार से हम लोग मैनेज कर पाएंगे। एक ऑलरेडी कट्टरपंथी हमारे पड़ोस में बैठा है, वेस्ट में बैठा है, इधर आपका ईस्ट में बैठ जाएगा। वहां पर अवामी लीग हो या सेकुलर पावर्स हो तब तो हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अभी चलिए उम्मीद रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन चुनाव हो तो जाए। मुझे तो भी ठीक है, तैयारी चुनाव आयोग कर रहा है, लेकिन बात यह है कि क्या मोहम्मद यूनुस जमात इस्लामी इतनी आसानी से वहां पर चुनाव होने देंगे? वो तो ये कह रहे थे कि 2 महीना भी लगने नहीं हम देंगे। मैं मोहम्मद यूनुस की बात करता हूँ, अगस्त की हम बात करते हैं कि 2 महीना मैक्सिमम हम चुनाव करवा देंगे, 4 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मोहम्मद यूनुस की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, और जो हमने ये पहल की है, देखिए ये एक अच्छी शुरुआत है, हमने कोशिश की है, प्रयास की है। और ये बात कहना कि हमने अफगानिस्तान के तालिबान को मान्यता दे दी या हमने वर्तमान सरकार को मान्यता दे दी, ये कहना भी गलत है। 96 में भी तालिबान था, तब सेंटर में कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ने भी बातचीत शुरू की थी तालिबान से। देखिए अफगानिस्तान में कई प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के। मैं एक लास्ट पॉइंट बोल दूं, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन देश है, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, वो है, वो रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर सरकार कोशिश कर रही है देश के संबंध बिल्डअप करने की। और हमने देखा, अपने जितने वहां पर जब वो गए, उन्होंने जितने प्रोजेक्ट्स के नाम दिए, वो सारे वो प्रोजेक्ट्स से जो सीधा लोगों को क्या करते हैं, बेनिफिट दिलाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पीपल कनेक्टिविटी करने का प्रयास हमारे। मैं संदीप जी को जोड़ रहा हूं चर्चा में। संदीप जी, एक सकारात्मक सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। संसद का सत्र चल रहा है और पूरा देश देख रहा है किस तरीके से गतिरोध जो है वो लगातार बना हुआ है, कामकाज कुछ हो नहीं रहा है। क्या ये मौका नहीं था देश के विपक्ष के पास, कांग्रेस पार्टी के पास, आपके नेता विपक्ष के पास, कि वो इस बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर सरकार को सदन में घेरे? सर, आज पहली सरकार होगी जो सदन स्वयं नहीं चलने दे रही। अच्छा, स्वयं नहीं चाहते कि सदन चले, क्योंकि चलेगा तो जैसे भी आपने बताया बांग्लादेश का भी मामला उठेगा, सदन चलेगा तो संभल का भी मामला उठेगा, सदन चलेगा तो अडानी का भी मामला उठेगा। इसीलिए भगोड़ों की तरह भाग रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी हमारे निपुण जी ने कहा कि वहां के कट्टरपंथी धर्मनिरपेक्षता वहां नहीं चाहते हैं। जैसे अपने भारत के कट्टरपंथी भारतीय जनता पार्टी के हजारों नेताओं के बयान बता सकता हूं, कहते हैं धर्मनिरपेक्ष शब्द गलत है, ये कट्टरपंथी है ना। मानिए आप निपुण जी कि अगर आपको मतलब
चंद्रशेखर आजाद पैदा हो लेकिन पड़ोसी के यहाँ, धर्मनिरपेक्षता आपको चाहिए लेकिन बांग्लादेश से, और भारत में धर्मनिरपेक्षता है तो आप कांग्रेस को गरियाइएगा, आरएसएस के लोग गाली देंगे कि ये कांग्रेस ने जोड़ दिया, संविधान की हत्या करके पंथ निरपेक्ष हटाकर धर्मनिरपेक्ष ला दिया। भैया आप काहे अपेक्षा करते हो बांग्लादेश से? धर्मनिरपेक्षता चाहिए लेकिन पाकिस्तान में। ठीक है, आपने पॉइंटेड सवाल पूछा है, पॉइंटेड जवाब ले लेते हैं रत्नाकर जी से। पॉइंटेड सवाल है, एक सवाल और सर। हाँ पूछिए। विदेश सचिवों का संयुक्त बयान हुआ क्या? विदेशी मामलों में वो सफलता तभी होती है जब कोई संयुक्त बयान जारी हो। उनके साथ खड़े थे, उनके साथ खड़े थे। खड़े होने वाली बात है। अरे अब आप थोड़ी तय कीजिएगा कि फॉरेन डिप्लोमेसी में डिप्लोमैट्स जब मिल रहे हैं तो वो किस तरीके के बयान देंगे। ऐसे तो फिर सवाल ये भी उठेंगे कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब प्रधानमंत्री किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं तो होती है क्या? देखिए ये बिना मतलब की बात है, ये बिना मतलब की बात है। ये जो है वो डिप्लोमैट्स तय करते हैं। मैं माफी मांग लूंगा। यूके जिसे पूछिए, वो जानकार व्यक्ति हैं। विदेशी मामलों में सफलता आपकी तभी मानी जाती है जब कोई संयुक्त बयान जारी होता है तब। आप अपने लोगों पूछ लेते हैं। रत्नाकर जी बताइए भाई, कोई संयुक्त बयान क्यों नहीं आपके तरफ से जो है जब विदेश सचिव जाते हैं तो जारी करवा पाते हैं? और कट्टरपंथ की भी बात उन्होंने कर दी, आरोप आप पर लगा दिए, और संसद का सत्र भी आप लोग नहीं चलने दे रहे हैं। फिर ऐसे कैसे देश आगे बढ़ेगा? पहली बात तो मैं इनको बता दूं कि वहां पे बांग्लादेश में जो अभी सरकार है वो कार्यवाहक पीएम है मोहम्मद यूनिस, और कोई चुनी हुई सरकार नहीं है वहां पे। तो निश्चित तौर से हम अपनी बातों को वहां पर रखेंगे और अपना दबाव बना के रखेंगे। चुनी हुई सरकारें जब आएंगी तो उस समय संयुक्त बयान की अपेक्षा ये कर सकते हैं, तो हम जरूर संयुक्त बयान हम वहां पे दिला सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो सरकार है वो चुनी हुई सरकार नहीं है। दूसरी चीज ये कह रहे थे अभी कि हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं। अरे भैया, अगर हम धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेंगे तो बताइए, हर समाज के वर्ग को हम नहीं देखते ना। कोई भी अगर सरकारी अनुदान है या कोई भी योजनाएं हम लागू करते हैं, हम धर्म को देख करके तो लागू नहीं करते। हम तो सभी को उसका लाभ पहुंचाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। सारा अनुदान जो है वो देते हैं। तो आप किस आधार पे कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है? अरे आप देखिए, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब वायनाड में लड़े थे चुनाव, तो मुस्लिम लीग का जो है झंडा फहराया वहां पे जा रहा था। आपको याद है ना, वही मुस्लिम लीग है ना जो जिन्ना वाली मुस्लिम लीग है। तो आप देखिए कि आपकी मानसिक सुनिए कि मानसिकता क्या है आपकी और क्या नहीं है। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं मैं चंदन जी। अरे सुनिए ना भाई साहब, सुनिए भाई साहब, डिस्टर्ब करने का ये कोई तर्क नहीं रहता है तो ऐसे डिस्टर्ब करते ना, तर्क नहीं रहता है तो ठीक है। क्लोजिंग कमेंट, एक मिनट जल्दी से। मैं देवनाथ सर आपसे क्लोजिंग कमेंट ले लूंगा, ठीक है? बस मेरे पास समय कम है, वाइंड अप करूंगा। जी देवनाथ जी 10 सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बोलिए रत्नाकर जी, बोलिए। देखिए, बहुत बार ये बातें अभी ये डिबेट में भी आई है कि खालिदा जिया जो है निश्चित रूप से कट्टरपंथियों के गिरफ्त में रहती हैं, और उनकी सरकारें जब रहती है तो भारत से संबंध उनका अच्छा नहीं रहता है। अब मैं पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी जी 8 अगस्त को ब्रिटेन में खालिदा जिया के बेटे रहमान से मीटिंग करते हैं, और उसके बाद ठीक है, समझ गया। अब इस पर आप कांग्रेस पर आरोप लगाएंगे, ठीक है? पॉइंट आपने कर लिया, ठीक है। मैं देखिए अब समय नहीं है। मैं देवनाथ सर आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। ओनली 10 सेकंड्स आए हैं। यस सर, पहले अगर शेख हसीना राहुल जी से मिलती है तो ठीक। संदीप जी आवाज जरा जी हाँ, चंदन जी मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि भारत सरकार बांग्लादेश की सरकार पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालती है, नहीं डालना चाहेगी, भविष्य में भी नहीं करेगी। मैं दर्शकों से ये अनुरोध करता हूं कि सोशल मीडिया में जो ये जोशीली पोस्ट हो रहे हैं उभय पक्ष से, उनको आप दरकिनार कीजिए, क्योंकि उससे दोनों देश के बीच में जो संबंध है उस पर तनाव का माहौल थैंक यू सर, समय की कमी है। बिल्कुल, जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसके जरिए ही समस्याओं का समाधान जो है वो नजर आता है। आप चारों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए। तो जो परिस्थितियां हैं बांग्लादेश में, इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दूं, जहां बांग्लादेश के खिलाफ भारत में लगातार गुस्सा लोगों का फूटता नजर आ रहा है। अहमदाबाद में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और अहमदाबाद में भी लोग जो है वो बड़ी संख्या में सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सेव बांग्लादेश माइनॉरिटीज के पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर लोग जो हैं वो नजर आए। तो बांग्लादेश के खिलाफ किस तरीके से भारत के अलग अलग राज्यों में लोगों का गुस्सा जो है वो नजर आ रहा है, उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं।
भारत के खिलाफ बांग्लादेश का बड़ा षड्यंत्र, भारत से युद्ध की तैयारी कर रही बांग्लादेश की फौज, पाकिस्तानी एक्सपर्ट का बड़ा दावा, भारत के खिलाफ बांग्लादेश की साजिश, बांग्लादेश ने पाक को असला और आरडीएक्स के ऑर्डर दिए। भारत के साथ तनाव के बीच बांग्लादेश और पाकिस्तान में नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। बांग्लादेश में जो इस वक्त हो रहा है उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई है। एक तरफ मोहम्मद यूनुस सरकार अल्पसंख्यक धर्मगुरुओं से मिलकर माहौल को बेहतर बनाने की बात कर रही है, भारत से व्यापार जारी रखने की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को असला, आरडीएक्स और टैंक के गोले के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट साजिद तरार ने इसे भारत के खिलाफ साजिश बताया है और भारत को अलर्ट रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भारत को इस वक्त सख्त परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि उसके दोनों तरफ जो बॉर्डर लगते हैं वहां अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब ने पाकिस्तान को असला का ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा कि जाहिर है असला वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं ले रहे, ये भी भारत को परेशानी होनी चाहिए। 40 टन आरडीएक्स लिया गया, 28,000 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर दिया गया है, 2,000 टैंक के गोले का ऑर्डर दिया गया है और 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दिया है। साजिद तरार ने कहा कि दूसरी बात मोहम्मद यूनुस ने ये भी की है कि उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए वीजा अप्लाई की जोरी शर्तों को हटा दिया है। जो कोई पाकिस्तान से वीजा अप्लाई करता था उसके लिए एनओसी चाहिए होती थी, उसकी शर्त भी उन्होंने खत्म कर दी है। साजिद तरार ने आगे कहा कि भारत के कुछ लोग परेशान हैं क्योंकि वो अपने पिछले तजुर्बे को सामने रखकर बात कर रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी के पिछले कार्यकाल में लश्कर-ए-तैयबा, मसूद अजहर और सज्जाद अफगानी जैसे आतंकी बांग्लादेशी बॉर्डर के जरिए आए और मुंबई हमलों को अंजाम दिया। वैसे एक तरफ जहां भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव जारी है, तो वहीं पाकिस्तान बांग्लादेश को अपनी जाल में फंसाकर बांग्लादेश के नजदीक जाने की कोशिश में जुटा है और लगता है कि पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब भी हो रहा है। और यही वजह कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने पाकिस्तान को असला और आरडीएक्स के ऑर्डर दिए हैं, जिसका इस्तेमाल वो आने वाले समय में भारत के खिलाफ कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।